सोवियत संघ की जो अंतर्निहित कमियां थी उनको जानने के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए जो आखिरी राष्ट्रपति हुए सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव, उनके सुधार नीतियां ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका और उनका सोवियत संघ पर परिणाम जो रहा वो आपने अभी देखा। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 में। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में अक्सर पूछा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है। सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 में। आपने पहले क्लास में पढ़ा था कि 1922 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन 3 देशों के संधि से सोवियत संघ बना और इन्हीं तीन देशों ने दिसंबर 1991 में पुनः एक समझौता करके जो सोवियत संघ संधि थी उसे समाप्त कर दिया और उस संधि के समाप्त होने से ही मान लिया गया कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व की राजनीति पर? ये क्वेश्चन एक बड़े में भी पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम हुआ। छोटे या शॉर्ट 5 या 6 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के अलग से कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। यहाँ पर बिंदुवार है, इसको आप सब याद कर लेंगे और अगर विस्तार में आता है तो इसके बिंदुओं की आप व्याख्या भी उत्तर में कर देंगे। सबसे पहला परिणाम शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध 2 गुटों के बीच का युद्ध था। एक गुट था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। तो जब 2 छोर में से एक छोर समाप्त हो गया, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर, तो उसमें से एक गुट यूएसएसआर समाप्त हो गया, विघटित हो गया। विघटित मतलब ख़त्म हो गया। तो उस एक गुट ख़त्म होते ही युद्ध का अंत भी अपने आप हो गया। तो सबसे पहला परिणाम शीत युद्ध का अंत हो गया। दूसरी बात, विश्व में नए देश बने और ये कितने थे? 15 गणराज्य थे सोवियत संघ। जब ये अलग अलग हुए तो 15 नए देश बन गए। तो विश्व के मानचित्र में 15 नए देश एक साथ उभर कर आ गए। तीसरा परिणाम क्या हुआ? तीसरा परिणाम क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसका अभी तक वहाँ की सरकार में एकाधिकार था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती, शासन कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकती। अगला परिणाम, जो कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो 15 नए देश बने, उन सभी देशों में पूंजीवादी और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। अभी तक वहाँ साम्यवादी और तानाशाही शासन प्रणाली थी। अब वहाँ पर उसको हटाकर इन सारे 15 देशों में रूस समेत लोकतांत्रिक शासन हुआ, जिसमें सभी दल भाग ले सकते थे और विचारधारा पूंजीवादी हो गई। उसके बाद अगला परिणाम जो महत्वपूर्ण है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। ये छोटे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना। जैसे कि हमारे आम जीवन में होता है कि किसी भी व्यक्ति का जब वो ख़त्म होता है, उसकी डेथ होती है, तो उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है, उत्तराधिकारी का मतलब उसके जितने अधिकार हैं और उसके जितने दायित्व हैं, संपत्ति, वो सभी का कोई एक सक्सेसर उत्तराधिकारी बनता है। तो इसी तरीके से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश बना रूस। तो रूस उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस को जो सोवियत संघ की परमाणु हथियार थे वो प्राप्त हुए। सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट थी सोवियत संघ की, वो रूस को प्राप्त हुई। इसके अलावा सोवियत संघ की बाह्य देशों के प्रति जो जिम्मेदारियां थीं, जो दायित्व थे, वो भी रूस को प्राप्त हुए। तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश बना। एक सोवियत संघ के खत्म होने के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये स्थापित हुआ।
तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ये कभी कभी पूछा जा सकता है। ये है सोवियत संघ के विघटित होने के बाद जो गणराज्य बने, उन्होंने अपना एक ढीला ढाला संगठन बना लिया। इसी को कहा गया स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या CIS। हथियारों की जो दौड़ थी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, वो समाप्त हो गई। शीत युद्ध समाप्त होने से दुनिया का विचारधारा के रूप में साम्यवादी और पूंजीवादी विभाजन वो ख़त्म हो गया। और उस विभाजन के ख़त्म होने के साथ ही पूरे विश्व में जो वर्तमान में है एक सर्वमान्य विचारधारा के रूप में उदारवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र, ये वर्तमान में विश्व की एक स्वीकृत प्रणाली बन गई है कि ये सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, सर्वोत्तम विचारधारा है। तो सोवियत संघ के दिसंबर 1991 में विघटन के ये महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये सब आप बिंदुवार याद अवश्य कर लेंगे।